हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्लो प्रॉपर्टीज़ और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे अबाउट विस्कोसिटी, एक लॉ पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो हम आज कुछ आगे का देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ रहे थे। इस डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं। जनरली इट इज डिनोटेड बाय सिंबल म्यू, और फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम लोग यहाँ से म्यू की यूनिट्स एंड डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ये क्या था? स्ट्रेस, और ये क्या था? वेलोसिटी ग्रेडियंट। स्ट्रेस होती है पास्कल और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस होती है मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकेंड क्या होगा तो यूनिट बन के आई पास्कल इंटू सेकेंड। इसको बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर MKS में देखा जाए, MKS में देखा जाए तो म्यू क्या था? kg अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। ये हम देख चुके थे कल, यानी m l माइनस वन t माइनस वन। CGS में हमने देखा था ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। इसको हमने बोला था पॉइज। CGS में यूनिट क्या है? रिप्रेजेंट डायनामिक विस्कोसिटी की पॉइज। तो अगर वन पॉइज देखा जाए तो वन पॉइज विल बी इक्वल्स टू ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10 to the power 3 kg। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -2 मीटर इंटू सेकेंड ऐसे रहेगा। अब आप देखिए MKS में क्या था? kg मीटर इंटू सेकेंड। kg मीटर इंटू सेकेंड में क्या गया? 10 to the power -2 पर जाएगा, 10 to the power 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 10 to the power -1 MKS। वन पॉइज इक्वल्स टू 10 to the power -1 MKS। या इसको और क्या लिख सकते हैं? 1/10 MKS। मैंने बताया था ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो इसको आप लोग बिल्कुल माइंड में रखेंगे। अब नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जैसे म्यू से हमने रिप्रेजेंट करा था डायनामिक विस्कोसिटी को, वैसे ही डायनामिक विस्कोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से। ठीक है, न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डायनामिक विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन रू। न्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन रू, यानी डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब आपको यूनिट निकालनी है। यूनिट आपको पता है म्यू की यूनिट कितनी थी? म्यू की डायमेंशन थी m l -1 t -1। अभी डायमेंशन छोड़ते हैं, पहले देखते हैं यूनिट। यूनिट क्या थी? kg अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। डेंसिटी की हमको पता ही है, यूनिट क्या होती है? kg पर मीटर क्यूब। kg से kg कैंसिल आउट, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये किसकी यूनिट बनी? म्यू की। और ये किस प्रणाली में है? यह है MKS सिस्टम में। ठीक है, तो अगर CGS में देखा जाए तो CGS में क्या हो जाएगा? अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन यूनिट क्या है? MKS में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? L स्क्वायर t -1। मीटर से कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। सेकेंड से क्या होगा? t, और t ऊपर जाएगा तो t -1। ये इसकी डायमेंशन होगी। आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए म्यू की डायमेंशन क्या थी?
m l माइनस वन t माइनस टू। डेंसिटी की डायमेंशन क्या थी? m l माइनस थ्री। m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? l स्क्वायर t माइनस वन। ये इसकी डायमेंशन है, आप याद रखेंगे। अब MKS में यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर देखा जाए तो CGS में क्या होगी? CGS में होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसको बोलते हैं स्टोक। सो 1 इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं MKS में तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और सेकंड ऐसे रहेगा। देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसमें था? MKS में। तो यहाँ ये भी क्या होगा? MKS में 1 इक्वल्स टू 10 की पावर -4 MKS लिख सकते हैं ना? ये हो गया एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो ये हमने दोनों विस्कोसिटी के बारे में आज पढ़ लिया। डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ ली, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग Our next topic is effect of temperature and pressure on density of fluid। बहुत अच्छा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड कैटेगराइज किया हमारा दो तरीके से। एक तरफ मैं लिख लेता हूं लिक्विड्स, और एक तरफ लिख लेता हूं गैसेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सबसे पहले देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो तीन पैरामीटर है, इन्हीं दो पैरामीटर में वेरिएशन देखने के लिए हमें थर्ड पैरामीटर को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अनुसार एट T is equals to 20 degree centigrade, temperature is not going to change now, we have fixed this temperature at T is equals to 20 degree centigrade। रिजल्ट आया 1 atm प्रेशर पे। बाय द वे ये आगे पढ़ेंगे हम लोग सेकंड यूनिट में प्रेशर, तो मैं बताऊंगा उसकी यूनिट्स के बारे में। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए एक यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दबाव। ये एक यूनिट है, फिलहाल आप याद रखिए प्रेशर की यूनिट हमने यहाँ पे ली है 180। एट जब टेम्परेचर फिक्स्ड है तो 1 atm पे जो वाटर है हमारा उसकी डेंसिटी आती है 998 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 100 atm कर देते हैं, प्रेशर जब हम बढ़ा के 100 atm कर देते हैं, टेम्परेचर भी T = 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब भी टेम्परेचर इतना आया, प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ 100 atm। तो अब जो वाटर की डेंसिटी है इट कम्स आउट टू बी 1003 kg पर मीटर क्यूब। गेट इट? प्रेशर 100 टाइम्स चेंज हो गया, डेंसिटी कितनी चेंज हुई? केवल 5 kg पर मीटर क्यूब। 100 टाइम्स प्रेशर चेंज करने पे अगर परसेंटेज चेंज देखा जाए डेंसिटी में, परसेंटेज चेंज देखा जाए डेंसिटी में तो कितना आएगा? 103 - 998
998 डिवाइड बाई 998 इंटू 1000, सॉरी 100, क्या जाएगा ये 5/998 इंटू 100, नियर अबाउट कितना आएगा, नियर अबाउट 0.5% चेंज, मतलब 100 टाइम्स प्रेशर चेंज करने पे डेंसिटी कितनी चेंज हुई है, केवल 0.5% डेंसिटी चेंज हुई है। फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन कंक्लूड दैट, कंक्लूजन क्या है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, खुद सोचो, ये नेग्लिजिबल नहीं है, दिस चेंज इज नेग्लिजिबल एज द अदर वेरिएंट जो हमारा था प्रेशर, उसको बहुत ज्यादा चेंज करने पर नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्या है चेंज इन डेंसिटी। तो कंक्लूजन क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल। यू कैन राइट दिस एब्सोल्युटली। ठीक, अभी इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हो रही है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस पे लिया था मैंने, लिक्विड पे। नाउ वी विल सी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस, गैस इक्वेशन लगा देंगे, क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू रो RT। ठीक है, देखिए डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन चाहिए। फ्रॉम दिस इक्वेशन we can see that P is directly proportional to rho. As pressure increases, density will increase. As pressure decreases, density will decrease. ठीक है, तो conclusion क्या है, pressure is directly proportional to density, and density is directly proportional to pressure. As pressure increase, density will increase. ठीक है, now we will see effect of temperature on liquid and gases. Up till now we have seen effect of pressure. ठीक है, जब हमने प्रेशर का वेरिएशन देखा था, और इफेक्ट देखा था डेंसिटी पे, तो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, सो वी हैव टू कीप प्रेशर एज कांस्टेंट। तो कीपिंग प्रेशर एज 180, दिस प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज नाउ, इट इज फिक्स्ड। ठीक है, प्रेशर सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है एट T is equals to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बताया था रो ऑफ वाटर वॉज 998 kg पर मीटर क्यूब। ओके, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं अबाउट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कम्स आउट टू बी 975 kg पर मीटर। अब आप देखिए कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होने पे डेंसिटी में परसेंटेज चेंज कितना है, देखिए परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी 975 माइनस 998 डिवाइड बाय 998 इंटू 100। पहली बात तो निगेटिव चेंज है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, बट जब प्रेशर का इफेक्ट था तो वहाँ डेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, बट वो भी कितनी थी, नेग्लिजिबल। यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस 2.3%, विच इज ऑल्सो नेग्लिजिबल।
क्यों? क्योंकि टेम्परेचर देखो भाई साहब 20 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, मतलब 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होने पे केवल 2.3% डेंसिटी चेंज हो रही है। तो वी कैन कंक्लूड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर is negligible. ठीक, now we will see effect of temperature on gases. देख लीजिए अभी क्या है, PV is equals to rho RT, मैंने बताया गैस इक्वेशन यूज करेंगे। प्रेशर नहीं चाहिए इस बार किस के बीच में देखना है रिलेशन between density and temperature. As you can see from the equation that rho is inversely proportional to T, or we can write T is inversely proportional to rho. As rho increases, temperature decreases, or as temperature increases, rho decreases. Temperature बढ़ने पे density कम हो रही है, temperature घटने पे density बढ़ रही है, यानी inversely proportional है. So this is the relation between temperature and density of gases. लिक्विड के बारे में क्या है, नेग्लिजिबल. सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग. नाउ इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, व्हिच इज सरफेस टेंशन. पहले कुछ डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा. It is the property of liquid by virtue of which it tries to minimize its surface area. Let me check. ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी. It is defined as the tensile force acting on the surface of liquid which is in contact with air, mechanically breathing gases, or between the surface of two immiscible liquids. पहले डेफिनेशन देख लीजिए दोनों, क्या बोल रहा है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which it tries to minimize its surface area. In the second definition, it is defined as the tensile force acting on the surface of liquid which is in contact with air or gas, because air is gas, or between the surface of two immiscible liquids. ये कहना क्या चाह रहा है? Suppose you have a container and it is filled with water.
ठीक है, एक और कंटेनर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर, सही है। एक और कंटेनर में नीचे भरा है मरकरी, ऊपर भरा है वाटर। या कोई भी एक ऐसा लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकते या सॉल्वेंट नहीं है, जो आपस में मिल नहीं सकते, ऐसे दो लिक्विड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर वाटर वाला, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये टेंसाइल फोर्स है जो एक्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद एयर या गैस। यहाँ पे एक सरफेस ये है जो किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है, क्योंकि ऊपर से कंटेनर क्या है। सो इस लेयर पे काम करने वाला अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन, और वही क्या है, टेंसाइल फोर्स। दूसरी, और बिटवीन द सरफेस ऑफ टू लिक्विड्स क्या होगा भाई, दो लिक्विड्स हैं जिस एक की डेंसिटी ज्यादा है, एक की डेंसिटी कम है, इसको बोल देते हैं ρ1, इसको बोल देते हैं ρ2। डेंसिटी ऑफ ρ2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ρ1। एक लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ρ2 ज्यादा है ρ1 से, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, और जिसकी डेंसिटी कम है, हल्का होने के कारण वो फ्लूइड क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब चूंकि दोनों के दोनों फ्लूइड इमिसिबल है, यानी आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या होगा, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी यहाँ पे, एक क्या बन जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा। और वही सरफेस क्या है, किसके कारण बनेगा, वो सरफेस टेंशन के कारण बनेगा। इसको ढंग से समझते हैं, देखिए कैसे। सपोज कीजिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वाटर मॉलिक्यूल जब पास पास होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल बीचों बीच है पानी के अंदर कहीं, तो ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट किया जाएगा और मॉलिक्यूल्स द्वारा। ये छोटे छोटे और जो मॉलिक्यूल्स होंगे या बड़े जो भी होंगे किसी साइज के, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो इसको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये भी उनकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस मॉलिक्यूल के पूरी पेरिफेरी पे एक फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, जो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर देखा जाए तो जब पूरी पेरिफेरी पे ही टोटल बाहर की तरफ फोर्स काम कर रहा है ना, आउटवर्ड क्यों काम कर रहा है, ये अट्रैक्शन की वजह से, दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन की वजह से ये फोर्स काम कर रहा है इसके पेरिफेरी पे। अब देखिए जब चारों तरफ यानी पूरी पेरिफेरी पे फोर्स काम कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हुआ इसमें, जीरो, क्योंकि ये सारे फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी इस मॉलिक्यूल के लिए, फॉर दिस मॉलिक्यूल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पेरिफेरी, एट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, क्योंकि चारों तरफ फोर्स ही फोर्स है। तो ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स बैलेंस होंगे इस मॉलिक्यूल में। अगर मैं यही मॉलिक्यूल सबसे टॉप वाली लेयर पे लूं, ठीक है, अब इसमें बताइए ये भी अट्रैक्ट होगा ना, पर ये इसकी पूरी पेरिफेरी में अट्रैक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्यों, ऊपर एयर है, ये मॉलिक्यूल केवल कितना है। तो इसके अंदर जो नेट फोर्स है, जो एफ नेट है, यानी नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल, ऑन दिस मॉलिक्यूल, क्या ये जीरो होगा, नहीं, जीरो नहीं होगा। और यही जब जीरो नहीं होगा तो यही क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, अनबैलेंस्ड, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, यही अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। और इसी अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो टॉप लेयर है वो आपको स्ट्रेट ना दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, थोड़ी सी सैग, हल्का सा सैग आएगा। और ये सैग किसकी वजह से आएगा, ये आएगा उस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से, जिसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये
कुछ हो गई। अब देखिए डेफिनेशन हो गई। अब आप देखिए ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है एक पर्टिकुलर लेंथ पे लग रहा होगा, पर्टिकुलर लेंथ पे लग रहा होगा। सरफेस टेंशन है क्या? टेंसाइल फोर्स है। कितनी लेंथ पे लग रहा होगा? कुछ लेंथ पे लग रहा होगा। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन को पहले का डिनोट करते हैं सिग्मा से। सरफेस टेंशन है क्या? एक टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। और टेंसाइल फोर्स किस पे लग रहा है? एक किसी पर्टिकुलर लेंथ पे लग रहा है, डिवाइड बाय लेंथ। तो यूनिट क्या बन गई? न्यूटन अपॉन मीटर। ध्यान रखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये सरफेस टेंशन के बारे में कुछ बातें याद रखेंगे हम। अच्छा एक चीज और, इसी सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है कि अगर सपोज करो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं बहुत ही स्मॉल डायमीटर की, जैसे आप लोग स्ट्रॉ वगैरह से जूस वगैरह पीते हैं तो एक स्ट्रॉ लें और उस स्ट्रॉ का डायमीटर 1 mm से भी कम हो, सपोज करो 1 mm से भी कम डायमीटर हो, और मैं उस स्ट्रॉ को इस कंटेनर के अंदर डिप करूं तो क्या होगा? उस कंटेनर उस स्ट्रॉ में वाटर राइज होगा, और वो वाटर राइज भी किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको कैपिलरिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वो भी चीज बताऊंगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो वाटर राइज हो रहा है, जब हम बहुत ही कम डायमीटर का कोई पाइप या स्ट्रॉ हम किसी लिक्विड के अंदर पुट कर रहे हैं, इसी की एप्लीकेशन आप लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आगे कैपिलरिटी में, किस तरीके से सॉइल के पोर्स, जब दो सॉइल के ग्रेन के बीच में जब एक बहुत लंबी क्या कहते हैं एक ट्यूब सी बन जाती है सॉइल ग्रेन्स की, तो उसके कारण भी वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो राइज होता है थ्रू कैपिलरी एक्शन। लेकिन ये आगे फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ केस देखेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रेशर डिफरेंस देखेंगे किस किस के बीच में। एक तो वाटर ड्रॉपलेट के बीच में, वाटर ड्रॉपलेट, पहले वाटर ड्रॉपलेट ही देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक पानी की बूंद है, जिसको मैंने बोला वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। अब पानी की बूंद है तो बाहर क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगा, तो इसके आउटसाइड कुछ प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वायुमंडलीय दबाव। इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, इसके अंदर भी कुछ प्रेशर होगा। अब वो प्रेशर किससे ज्यादा होगा? जो हमारे आउटसाइड प्रेशर है, तभी तो बबल बनी है, सही है। तो पी आई विल बी ग्रेटर देन पी नॉट। प्रेशर ये नॉट क्या है? वो क्या है? आउटसाइड, आई क्या है? इनसाइड। इस वाटर बबल के अंदर का जो प्रेशर होगा वो इस बबल के बाहर, सॉरी बबल कह रहा हूं, ड्रॉपलेट का जो इनसाइड प्रेशर होगा वो उसके आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होगा। पर इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये बबल क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। अब देखिए सपोज करिए ये बबल कुछ इस टाइप से ब्रेक होगी, सपोज करिए, ठीक है, ये इस टाइप से ब्रेक होगी। अब ब्रेक हुई ये ब्रेक कैसे हुई होगी? इस फोर्स के कारण, जो भी फोर्स, तो डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी क्या होगा? ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, पी आई माइनस पी नॉट विल बी डेल्टा पी। इस चेंज इन प्रेशर के कारण ये बबल ब्रेक हुई। अब सोचिए इस बबल को बांधे कौन सी चीज रख रही थी? अभी बताया था सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो क्या होगा? इसकी आउटर पेरिफेरी में मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन कहाँ पे काम करता है? टेंसाइल फोर्स होता है जो कि काम करता है हमारे वाटर की सरफेस पे, जो कि कांटेक्ट में होती है एयर।